गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारी क्लास के अंदर। तो बच्चों, प्रैक्टिस नंबर 7 है। पहले साइंस क्वेश्चन है, फिर हरियाणा जीके, फिर नेशनल जीके। पहला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनिक कंपाउंड आर इनसोल्युबल इन एल्कोहल। मतलब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो एल्कोहल में अविलय होते हैं, मतलब उनके अंदर इनसोल्युबल होते हैं, घुलते नहीं। बी ऑप्शन है, ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के गुड कंडक्टर होते हैं, उत्तम चालक होते हैं। सबसे पहली बात तो आयनिक कंपाउंड का एक एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे आप लोगों को NaCl है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, विद्युत संयोजक बल जिसको कहते हैं। आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनका विद्युत अपघटय होते हैं और जल में डालने पर ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में टूट जाते हैं। ये होते हैं आयनिक कंपाउंड। अर्थात अगर मैं इसको पानी के अंदर मिलाऊंगा, इनका विद्युत अपघटन करूंगा, तब इसका मतलब है इस ये जो Na है वो प्लस में और Cl है वो नेगेटिव में टूट जाएगा। अब इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? मान लो आपके पास सोडियम है और ये क्लोरीन है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा 2 8 और 1 1। इसका बनेगा 2 8 और 7। तो इसको मतलब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक की रिक्वायरमेंट है, और ये अपना ऑक्टेट क्या करेगा, एक किसी को दे देगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर तो Na प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर क्लोरीन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो तब इनके बीच में बॉन्ड जो बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनता है। एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, ना कि आदान प्रदान होता है। ठीक है। और आयनिक बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में आप लोग सुन लेना। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये याद रख लेना। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पॉइंट जरूर याद रखना। उसके बाद ये सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। और जो आपके पास दूसरे जो कंपाउंड होते हैं, जैसे एल्कोहल हो गया, इथर हो गया, आपका केरोसिन ऑयल हो गया, अमोनिया हो गया, इनके अंदर वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। तो इसका मतलब ये बात भी इनकी ठीक है कि आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलय होते हैं और पानी में विलय होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। दूसरा पॉइंट, ये ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये गलित अवस्था जो होती है ना इनकी, मतलब एक प्रकार से लिक्विड टाइप में, तब तो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठोस अवस्था में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और इसने क्या कहा है, ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के चालक होते हैं। चालक वाली बात गलत है, तो ओनली ए इज द राइट आंसर। ठीक है। ठोस अवस्था में तो बैड कंडक्टर होते हैं, गलित अवस्था में गुड कंडक्टर होते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, निम्नलिखित सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। आपके पास वॉशिंग सोडा है, ऑप्शन है कास्टिक सोडा दूसरा, तीसरा नीला थोथा, चौथा है सोडियम कार्बोनेट। इनका मिलान करना आपको। तो जो वॉशिंग सोडा मैंने आपको बताया था ना, वॉशिंग सोडा याद करो, जो Na2CO3 10H2O, ठीक है। 10 बाल्टी पानी का यूज नहाने के लिए करोगे, और वो सोडियम कार्बोनेट था। इसका मतलब इसके अंदर जो सोडियम कार्बोनेट है ना, वो तो किसके साथ मिल जाएगा, वॉशिंग सोडे के साथ। ठीक है। उसके बाद ये जो कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा और नीला थोथा, इसके बारे में और बताता हूं आपको। पहली बात तो याद रखना, जो नीला थोथा होता है ना, नीला थोथा, इसको ब्लू विट्रोल कहते हैं एक प्रकार से। जो कॉपर सल्फेट होता है ना, CuSO4 और 5H2O, ये होता है ब्लू विट्रोल। इसको आप क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहते हैं, नीला थोथा ब्लू विट्रोल। देखो, ये विट्रोल से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है FeSO4 और 7H2O, ये 7H2O होता है। और एक होता है जिंक का ZnSO4 7H2O। मतलब लोहे वाले में भी 7H2O, जिंक वाले में भी 7H2O होगा। बस कॉपर में याद रख लेना, पै था ना, तो पै पंच हो गया तो 5 आएगा कॉपर वाले में। अब पॉइंट याद रखना, कॉपर सल्फेट को जो आपका CuSO4 5H2O है, इसको तो क्या कहते हैं आप, इसको कहते हैं नीला थोथा ब्लू विट्रोल। और जो आयरन सल्फेट होता है ये वाला, इसको कहते हैं अरा थोथा। ठीक है। इसका दूसरा नाम कशिश भी होता है, याद रखना। और जो जिंक सल्फेट होता है इसको कहते हैं सफेद थोथा। ये जो कॉपर सल्फेट होता है ना, इसका यूज पानी की टंकी नहीं होती, उसके अंदर ये फफूंद फफूंद जम गया है, उसको साफ करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर आप लोगों का ये ऑप्शन भी मिल गया। मतलब नीला थोथा जो है वो कॉपर सल्फेट को कहते हैं।
ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडे को कहते हैं। बच गए दो, कास्टिक सोडा और आइपो। आइपो जो होता है ना वो एक मतलब विलियन होता है सोडियम थायोसल्फेट का, ठीक है ना। ये सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोगों ने फोटोग्राफी की है ना, तो फोटोग्राफी के अंदर एक विलियन होता है, मतलब जब आप फोटोग्राफी करते हैं ना तो फोटो को फोटोग्राफी करने के बाद जो फोटो होता है ना वो लाइट के संपर्क में, पानी के इसके सॉरी जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने के कारण उसके ऊपर एक काले रंग की परत जम जाती है जो सिल्वर ब्रोमाइड की परत होती है। तो उस परत को हटाने के लिए आप उसको एक विलियन में डालते हैं, उस विलियन को कहते हैं आइपो सॉल्यूशन। और आइपो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर सोडियम थायोसल्फेट ही होता है, समझ गए। तो आइपो होता है सोडियम थायोसल्फेट, मतलब सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग अपा फोटो के फिक्सेशन के लिए कर सकते हैं, फोटो के स्थायीकरण के लिए कर सकते हैं, इस पॉइंट को याद रख लेना, ठीक है। और बच गया कौन सा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कौन सा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बताया था। ये तो कास्टिक सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन एक KOH बताया था मैंने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है कास्टिक पोटास। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास KOH होता है, ठीक है। NaOH का जो यूज किया जाता है ना वो हार्ड साबुन बनाने में किया जाता है, और जो KOH होता है ना इसका यूज सॉफ्ट साबुन बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन के ऊपर आता हूं मैं, तो इसका मिलान कर लेना, सबको बता दिया मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। पहली बात तो ये लुईस अम्ल होवे के है। लुईस अम्ल क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। लुईस अम्ल जो होते हैं, आप लोगों ने एसिड बेस का जो टॉपिक पढ़ा होगा उसके अंदर आप लोगों ने लुईस अम्ल के बारे में सुना होगा। लुईस अम्ल ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले तो लुईस अम्ल, और इलेक्ट्रॉन को दे तो लुईस बेस होते हैं वो। दो पॉइंट याद रखना, इलेक्ट्रॉन ले तो लुईस अम्ल, इलेक्ट्रॉन दे तो लुईस क्षार, ठीक है। दूसरी बात, ये जो लुईस अम्ल होते हैं इनके अंदर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। ये इसका अष्टक क्या होता है, अधूरा होता है, इस पॉइंट को भी याद रखना। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल AlCl3 है, दूसरा है BF3, तीसरा NH3, चौथा है FeCl3। तो इसके अंदर याद रख लो AlCl जो 3 है, ठीक है, जिसको आप एल्यूमिनियम क्लोराइड कहते हैं, ये एक लुईस अम्ल है। BF3 जो होता है BF3, ये भी एक लुईस अम्ल है, इनको लिख लेना आप लोग। उसके बाद FeCl3, FeCl3 जो होता है ये भी लुईस अम्ल होता है। एक NH3 जो होता है जिसको आप अमोनिया कहते हैं, ये नहीं होता लुईस अम्ल, ठीक है ना। और लुईस अम्ल की बात करें तो H प्लस भी लुईस अम्ल है, Fe3 प्लस भी लुईस अम्ल है, Cu कॉपर 2 प्लस ये भी लुईस अम्ल है। मतलब इन सब का जो है, इनको सबको इलेक्ट्रॉन की मतलब ग्रहण करने की जरूरत है, लेने की जरूरत है, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी, क्योंकि इनका अष्टक क्या होता है, अधूरा, ऑक्टेट क्या होता है, अधूरा, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ये, ठीक है। अगला पॉइंट, अच्छा लुईस बेस पूछ लिया जाए तो उसके एग्जाम्पल और लिख लो आप लोग। एक तो होता है NH3, एक होता है H2O, और एक होता है OH नेगेटिव, ये होते हैं, ये लुईस क्षार होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, तनु को कहते हैं डाइल्यूट। क्या करना है, डाइल्यूट। एक तो होता है कॉन्सेंट्रेट और एक होता है डाइल्यूट, दो पॉइंट याद रखना, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट। अब सल्फ्यूरिक अम्ल को आप पतला बना रहे हैं, तनु बना रहे हैं, तो पानी में क्या मिलाया जाएगा, अम्ल मिलाया जाएगा। पानी के अंदर क्या मिलाया जाएगा, अम्ल मिलाया जाएगा, ना कि अम्ल के अंदर पानी, क्योंकि अम्ल के अंदर पानी डालेंगे ना तो ऊपर से हीट निकलेगी जिसके कारण आग लग सकती है। तो ए ऑप्शन तो इसका बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन, पानी की विशिष्ट उष्मा बहुत अधिक होती है, बिल्कुल सबसे ज्यादा होती है विशिष्ट उष्मा पानी की, तभी तो पानी जो होता है उसमें उष्मा को धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए सतल की अपेक्षा जो पानी होता है, पानी जो होता है वो देर से तो गर्म होता है और देर तक गर्म रहता है, क्योंकि उसकी विशिष्ट उष्मा धारिता क्या होती है, ज्यादा। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है, कुपोषण। कई बार आप लोगों ने देखा होता है बच्चों की शरीर, कई जो अफ्रीकन कंट्री के अंदर होता है
उनका शरीर देखा होगा आप लोगों ने, कुपोषण से प्रभावित होते हैं। एक तो कुपोषण होने का कारण अति पोषण हो सकता है, अल्प पोषण हो सकता है और असंतुलित पोषण हो सकता है। तो बिल्कुल राइट है, तीनों ऑप्शन राइट है। अति पोषण करने से भी कुपोषण हो जाएगा, पेट वगैरह निकल जाता ज्यादा, अल्प पोषण से भी और असंतुलित पोषण खाने से भी, तो तीनों ठीक है। तो 1 2 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जाट गजट का प्रकाशन सर छोटू राम ने कब किया था? मैंने दो समाचार पत्र बता रखे आपको, एक तो जाट गजट और एक जाट। जाट गजट जो हुआ था वो 1916 में प्रकाशित हुआ था, और जो जाट समाचार पत्र था बाबू कन्हैया लाल के द्वारा, वो 1889 में प्रकाशित किया गया था, याद रखना। जाट गजट रोहतक से प्रकाशित हुआ था, और बाबू कन्हैया लाल वाला जो जाट समाचार पत्र वो गुरुग्राम से प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर हो गया 1916 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, स्वदेश नामक समाचार पत्र पंडित ने की, नहीं स्वदेश नहीं ये संदेश है। संदेश नामक समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा कब निकाला गया? पंडित ने 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1923 में। तो ये आंसर रहेगा इसका 1930 इज द राइट आंसर। नेकीराम शर्मा का संबंध कड़ंगा गांव से, कड़ंगा पहले रोहतक में आता था, भिवानी के अंदर आता है। नेकीराम शर्मा ने ही 1916 के अंदर जो है लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर स्वराज संघ में भूमिका निभाई थी, और 1917 में इन्होंने होम रूल लीग का नेतृत्व किया था रोहतक से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूं मैं। हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र श्री राम शर्मा ने कब निकाला था? तो मुंह तो याद हो जाता था हरियाणा तिलक श्री राम का, क्योंकि भगवान श्री राम को तिलक लगता है, तो हरियाणा तिलक श्री राम शर्मा का हो गया। लेकिन ये कब प्रकाशित हुआ था? 1920, 1921, 1923, 1929। आंसर इज 1923, 1923। ठीक है, हरियाणा तिलक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जैन प्रकाश समाचार पत्र जियालाल जैन द्वारा कब निकाला गया? तो जैन प्रकाश जो है वो 1885 में प्रकाशित हुआ था, रोहतक ये गुड़गांव से प्रकाशित होता है जैन प्रकाश, जियालाल जैन के द्वारा। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र भी कौन सा था? यही था बिल्कुल, जैन प्रकाश। जैन प्रकाश था, 1885 में जियालाल जैन के द्वारा प्रकाशित किया गया था, याद रखना इस पॉइंट को। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र। तो माटी का पूछे तो जाट गजट तो आपको पता चल गया, चेतना, हरिभूमि, ज्ञानोदय। आंसर इज हरिभूमि। हरिभूमि हरियाणा माटी का समाचार पत्र था, जो रोहतक से प्रकाशित हुआ था लगभग 1996 के टाइम पे। ठीक है, और इसको प्रकाशित कर किसके संपादन में था? ये कैप्टन अभिमन्यु के संपादन में निकला था ये। अगला क्वेश्चन, हरियाणा हरिभूमि समाचार पत्र ये आ ही गया, कैप्टन अभिमन्यु ने रोहतक से कब? अभी बताया था मैंने आपको, 1996 इज द राइट आंसर। बीजक के रचनाकार कौन थे? बीजक 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 बताओ भैया। ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन जो आपके पास है कबीरदास, सी ऑप्शन आपके पास है कवि सुधारू, डी है बनारसी दास। तो आंसर आ जाएगा इसका कबीरदास। कहता कबीर बीजक बीजक। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन था? देखो, ए ऑप्शन है चौरंगीनाथ, बी है सूरदास, सी है कबीरदास, चौथा गरीबदास। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, हिंदी का प्रथम साहित्यकार था चौरंगीनाथ। अगर हरियाणा का प्रथम उपन्यासकार पूछ लिया जाए तो उसका नाम है राजा राम शास्त्री, याद कर लेना। और पहला सफल उपन्यासकार पूछ लिया जाए तो मोहन चोपड़ा, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, ईसा दास की रचनाएं कौन सी है? ये सारी रचनाएं याद रखना, अंगद जैन, भरत मिलाप, सत्यवती कथा। ये सारी की सारी किसकी है? ईसा दास की। अंगद जैन, भरत मिलाप, सत्यवती कथा। अगला क्वेश्चन, नेमीचंद की रचना कौन सी है? देखो कितनी बार बताया मैंने, याद करो नेमीचंद की। नेमीचंद की कौन कौन सी बताई थी मैंने? इसमें आएगा आपके पास ए ऑप्शन, त्रिलोक दर्पण जो है वो नेमीचंद की है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, बाल मुकुंद की रचनाएं, तैत तुलसी तैल से तुलसी सुधाकर। ठीक है, और तुलसी सुधाकर को निकले आंसू असुरुमति। ठीक है, और असुरुमति फूल खिल गया, वो भी अध खिला। तो तारा, तुलसी सुधाकर, असुरुमति और अध खिला फूल, ये सारी की सारी बाल मुकुंद की है। तुलसी सुधाकर याद कर लो, तारा याद कर लो, हिंदी भाषा भी याद कर लो, अक्षमति असुरुमति जिसको आप कहते हैं, एक लिपि की जरूरत, ये याद कर लेना। मतलब एक लिपि की जरूरत भी याद करना, हिंदी भाषा भी याद कर लेना आप लोग। श्रीधर की रचनाएं बताया था आप लोगों को, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, वर्धमान महावीर, श्रीमद भगवत टीका, सारी की सारी इसकी है। चंद्रप्रभा भी थी, शांतिनाथ भी थी, पार्श्वनाथ भी, तो वर्धमान महावीर, श्रीमद भगवत टीका। डी इज द राइट आंसर। देखो याद हो रही है ना अब सारी चीजें, क्लास के अंदर सब कुछ कराता हूं मैं आपको। ये हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ?
9 जुलाई 1970, 8 अगस्त 1980, 10 मई 1990, 11 अप्रैल 1984। तो साहित्य अकादमी का गठन हुआ था 9 जुलाई 1970 को हुआ था। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका हरिगंधा, गंधा, और नीचे परबा ला गया तो वो संस्कृत साहित्य की है, हरिप्रभा। ओके, अगला क्वेश्चन, सोना किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सेनोरिटा। गर्म पानी के झरने के लिए, पत्थरों के लिए, कारों के लिए, खनिजों के लिए। आंसर इज ए, गर्म पानी के झरने के लिए। अगला क्वेश्चन, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर है? अरे बाबा मैं नहीं बताऊंगा इसका ऑप्शन। ए ऑप्शन सोनीपत, बी गुरुग्राम, सी अंबाला, डी पंचकुला। सुल्तानपुर कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर, फरकनगर के अंदर पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, अरावली गोल्फ मैदान कितनी बार बताया है? बता दो। बी, ए ऑप्शन फरीदाबाद इज द राइट आंसर। जय श्री कृष्णा। उसके बाद मैगपाई पर्यटन स्थल, मैगपाई, मैगपाई, मैंने पाया फ्री में पाया, मैंने पाया फ्री में पाया। अब तो बता दो। मैगपाई, तो मैगपाई फ्री में पाई, मैगी, मैगी जो होती है मैगी अपन, वो फ्री में पाई, पाई का मतलब खाना, फ्री में ये फरीदाबाद, तो मैगपाई आ गया फरीदाबाद। सनबर्ड मोटेल, मोटेल, मोटेल ए ऑप्शन है फरीदाबाद, बी है जींद, सी है पानीपत, डी है गुरुग्राम। सनबर्ड मोटेल भी याद कर लो, फरीदाबाद इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ज्योतिसर पर्यटन स्थल कहां पर है? बताया था ना याद वो तो। ज्योतिसर जो सरोवर है भगवान विष्णु से संबंधित है, यहाँ पे रावण ने राम की पूजा की थी, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी ज्योतिसर पर ही दिया था, याद करो। ऑप्शन आया इसका आंसर इज द राइट आंसर इज कुरुक्षेत्र। ठीक है, और छठी पातशाही जो गुरुद्वारा है वहां, वो यहीं पे है। ठीक है, नहीं वो सनीत सरोवर है, सॉरी, वो मैं सनीत सरोवर की बात कर रहा था, सॉरी शक्तिमान। सनीत सरोवर जो है वो छठी पातशाही गुरुद्वारे के पास है, और सनीत सरोवर भगवान विष्णु से संबंधित है, और यहाँ पे अमावस्या के दिन मेला लगता है, और यहाँ पे रावण ने राम की पूजा की थी। लेकिन ज्योतिसर पर्यटन स्थल कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। यहाँ पे भगवान विष्णु ने, मतलब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था ज्योतिसर के पास, ये याद रखना इसका। अगला क्वेश्चन, ओएसिस, ओएसिस, ओएसिस पर्यटन स्थल कहां है? सोनीपत में, करनाल में, पानीपत में, रेवाड़ी में। बताओ ओएसिस, 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 सिस, जरा मेरे नाल आ जा। ए सिस का मतलब होता बहन, बहन मेरे नाल आ, करनाल, ओएसिस करनाल। करण झील कहां पर है? अरे बाबा आसान क्वेश्चन है रे ये। करण झील तो करनाल के अंदर है। पैराकीट पर्यटन स्थल कहां है? पैराकीट, कीट। ए ऑप्शन है पीपली, बी ऑप्शन है मध्या, सी है सोना, डी है थानेसर। पैराकीट की बात कर रहा है, पैराकीट। बताओ मुझे पैराकीट कहां पर है? पैराकीट जो है पीपली के अंदर है, पीपली। और पीपली कहां पर है? कुरुक्षेत्र। पैते पैराकीट, पैते पीपली, याद कर लियो। उसके बाद नीली क्रांति कृष्णा डैम कहां पर है? नीली क्रांति कृष्णा डैम कहां पर है? ऑप्शन है पानीपत, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। आंसर इज कुरुक्षेत्र। नीली क्रांति कृष्णा डैम। यादवेंद्र गार्डन कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही बात है, पिंजौर के अंदर। 1992 से यहाँ पे मेला लग रहा है, आमों का मेला, जून जुलाई के महीने में लगता है। फिदई खान ने इसका डिजाइन तैयार करवाया था, कोई दिक्कत नहीं। रेड बिस्प पर्यटन स्थल, बिस्प में शिप, याद कर लो, शिप में बैठ के इंसान कूल हो जाता है, कूल से बन गया पंचकूला। आंसर इज डी, पंचकुला, रेड बिस्प पर्यटन स्थल। लेकिन भैया पर्यटन स्थल, रेड रोबिन पूछे तो, सॉरी, रेड रोबिन पूछे तो भिवानी, और रेड बिस्प पूछे तो पंचकुला। मोरनी हिल्स, अरे बाबा इतना आसान क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोरनी इज लोकेटेड इन पंचकुला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं होता? टांग, टांग पे तो मोर नाचता है, मोरनी की पहाड़ियों से होता है। दोहन, शिवालिक, मारकंडा, घग्गर, ये घग्गर है ये भी शिवालिक से निकलेगी, मारकंडा भी शिवालिक से निकलेगी, टांगरी भी शिवालिक से निकलेगी, दोवन नहीं निकलेगी। दोवन तो अरावली श्रेणियों से निकलेगी। ठीक है, घग्गर हरियाणा में कहां से प्रवेश करेगी? पंचकुला में, पंचकुला में कालका से प्रवेश करेगी। मारकंडा काला अंबाला से प्रवेश करेगी। टांगरी शिवालिक श्रेणियों से निकलेगी। टांगरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ मारकंडा, एंड मारकंडा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर। ओटू बांध कहां पर है? सिरसा में, घग्गर नदी के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की भी एनी बड़ी एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और बताया था, टिपरा श्रेणी और मोरनी श्रेणियों का अलग कौन सी नदी करती? घग्गर।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? अरावली हो बाबा। टांगरी ना शिवालिक, मारकंडा ना शिवालिक, गग्गर नहीं जी शिवालिक, साहिबी राइट आंसर। साहिबी जो हरेवाड़ी से प्रवेश करती है अरावली श्रेणियों से निकलती है और इसके ऊपर मसाणी बांध है, कोई दिक्कत नहीं। साहिबी के ऊपर, साहिबी मेरे माम्या का जाके है, साहिबी में इंदौरी नदी मिल जाती है, मेरे माम्या पटौदी में है, पटौदी में। बेगना खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है, बेगना, नकटी, बलियाड़ी, ये सारी की सारी किसकी? मारकंडा की। बेगना, नकटी, बलियाड़ी, ये सारी की सारी मारकंडा की है। और मारकंडा और टांगरी किसकी है? सरस्वती की। और सरस्वती किसकी? घग्गर की। तो मारकंडा और टांगरी किसकी हो गई? घग्गर की। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात, इससे अच्छी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम, इंदौरी मेवात की पहाड़ी, बिल्कुल कई बार बता चुका हूं मैं। इंदौरी नदियों की दो श्रेणियां होती है, एक तो कोटका सीम राजस्थान के साइड में साहिबी में मिलती है, एक मेरे मामे पटौदी में साहिबी में जाके मिल जाती है, साहिबी में के अंदर। ठीक है, और साहिबी किसकी सहायक नदी है? यमुना की, ये भी पॉइंट याद रख लेना। हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सनीसा झील तक ले जाती है? बिल्कुल मैंने बताया था आप लोगों को, ये जो मारकंडा नदी है अंबाड़ा के अंदर प्रवेश करेगी, कुरुक्षेत्र के अंदर जाएगी और सनीसा झील में अपना पानी डाल देगी, और टांगरी नदी भी इसके अंदर मिल जाएगी, और इन दोनों का पानी उठा के सरस्वती चल पड़ेगी, बताया था आपको। तो मारकंडा इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, सनीसा झील में पानी डालेगी अपनी। और मारकंडा द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान, बेट, घग्गर द्वारा, नेली। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी निचली शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? कौन सी मौसमी नदी निचली शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के पास, बिल्कुल अंबाला में तो मारकंडा प्रवेश करती है, जय शंकर की, ए इज द राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? अंतरराज्यीय परिषद जो होता है ना, उसको गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? बी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति के पास होता है अंतरराज्यीय गठन करने का अधिकार। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। ये क्या होता है? अंतरराज्यीय जो परिषद होती है ना, वो एक संवैधानिक निकाय होता है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 263 में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं? देखो ये पॉइंट इंपोर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं आपको, याद रखना। तीन प्रकार की संस्थाएं होती है, एक तो होती है संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक, एक होती है जिसको आप कहते हैं वैधानिक, वैधानिक कह सकते हो, या साविधिक कह सकते हो, साविधिक, ये पॉइंट याद रखना, साविधिक। ठीक है, और तीसरी होती है संविधानेतर, संविधानेतर। तो संवैधानिक तो वो होती है जिसका जिक्र संविधान में किया गया है। इनमें अगर कोई बदलाव करना पड़ेगा ना संवैधानिक में, तो अनुच्छेद 368 के तहत उसमें संशोधन करना पड़ेगा, संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत संवैधानिक में याद कर लो, एक तो चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में, एक वित्त आयोग आर्टिकल 280 में, एक यूपीएससी के बारे में आर्टिकल 312 में, अरे एक जो अंतरराज्यीय परिषद अभी बताई थी वो भी संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 263 में। उसके बाद दूसरा पॉइंट, जो आपके पास वैधानिक है जिसको आप क्या कहते हैं? साविधिक, जिसको क्या कहते हैं? साविधिक। ये जो होती है ना साविधिक, इनका जो गठन किया जाता है ना साविधिक का, वो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि वो संसदीय अधिनियम के द्वारा गठन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने इसके अंदर जो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इसके अंदर देखो मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर एक तो ये आंचलिक परिषदें जो होती है, आंचलिक परिषद जिसको क्षेत्रीय परिषद कहते हैं, इसका गठन संसदीय कानून द्वारा हुआ है, 1956 संसदीय कानून के द्वारा। तो जो संसदीय कानून के द्वारा बनता है उसको वैधानिक, विधिक कह सकते हैं, साविधिक कहते हैं, स्टैट्यूटरी जिसको कहते हैं। इसके अंतर्गत ये जो क्षेत्रीय परिषद होती है, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी। समझ गए? एक चीज का और ध्यान रखना, ये क्षेत्रीय परिषद जो होती है इसका अध्यक्ष हमेशा गृह मंत्री होता है, ये पॉइंट भी याद रख लेना आप लोग। तो जो आपकी विधिक होती है या साविधिक होती है, उसमें एक तो आ गया आपका ये आंचलिक परिषद, क्षेत्रीय परिषद। एक होती सेबी, सुना होगा नाम सेबी, SEBI, सेबी। ये किस एक्ट के तहत बनी थी, किस संसदीय अधिनियम के द्वारा बनी थी? एक्ट 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा। उसके बाद एक होती है NHRC, जिसको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कहते हैं।
ठीक है, ये अधिनियम आया था, याद करो आप लोग, एनएचआरसी का अधिनियम, मानव अधिकार आयोग। ठीक है, उस अधिनियम को याद कर लेना एक बार। एक होता आरटीआई, आरटीआई का एक्ट आया था 2005, संसदीय अधिनियम 2005 के द्वारा आरटीआई बनी थी। तो ये वैधानिक और सांविधिक इकाइयां होती है। जैसे आप लोगों ने पंचायती राज पढ़ा है, पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था, उसमें अमेंडमेंट करना पड़ा था। ठीक है, लेकिन जिसमें अमेंडमेंट की जरूरत ना पड़े, जो संसदीय अधिनियम के द्वारा बन जाए, उसको कहते हैं सांविधिक या वैधानिक। उसके बाद तीसरी आ गई भाई साहब, जिसको आप कहते हैं संविधानेतर, मतलब जिसका ना तो संविधान में जिक्र हो और ना जिसका गठन संसदीय कानूनों के द्वारा बनाया गया हो, जिनको सीधा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बना दिया गया हो, मतलब मंत्रिमंडल के आदेश के द्वारा बना दिया गया हो। जैसे नीति आयोग हो गया, जैसे एनडीसी हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद, जैसे सीबीआई हो गया, जैसे नीति आयोग बता ही दिया मैंने। तो आपको पता नहीं सीबीआई सरकार के अंडर में है, सोचते हैं आप लोग, बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये संविधान नेत्र है ना, नेत्र। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो आपको अभी क्वेश्चन क्या दिया था, इसमें से कौन सी संविधान नेत्र है? ओके, अभी बताया ना, राष्ट्रीय विकास परिषद और एक राज्यपाल सम्मेलन, ये जो दोनों है ना, ये दोनों, ये है आपके संविधान नेत्र। इसके अंदर जो अंतर्राज्यीय परिषद, ये संवैधानिक है, और यह जो आंचलिक परिषद है, ये सांविधिक है, विधिक। समझ में आ गया होगा ना अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।